हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू दिस चैनल। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत और अगेन जैसा मैं हमेशा से कहता हुआ आया हूँ, बिफोर स्टार्टिंग दिस वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, बी ए स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया। अब आप सभी ने जब इस वीडियो पर क्लिक किया होगा तो आपने देखा होगा कि इंडिया और कतर कैसे एक सॉल्यूशन बन सकते हैं मिडल ईस्ट क्राइसिस के। और मिडल ईस्ट में क्या हो रहा है वो आप सबको पता है, किस तरीके से ईरान और इजराइल एक दूसरे से थ्रेट का एक्सचेंज कर रहे हैं, जो कि मैंने पहले वीडियो में कवर किया है, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आज ही मैंने कवर किया कैसे हमास और हिजबुल्लाह की पावर धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है, कैसे इजराइल ने ईरान की जो डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं उनकी कमर तोड़ दी है, और कैसे सीरिया में बशर अल असद की सरकार गिरी और जो रशियन गवर्नमेंट सीरिया को सपोर्ट करती थी अब उसकी प्रेजेंस भी धीरे धीरे कम हो रही है। अब इतना सारा मिडिल ईस्ट क्राइसिस चल रहा है तो कतर कैसे एक इंपॉर्टेंट प्लेयर उभर के आ रहा है, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इंडिया का क्या रोल होगा उसके अंदर, और क्यों इंडिया इतना इंपॉर्टेंट है गल्फ नेशंस के लिए, तो ब्रीफली हम समझेंगे। मैं आपको पहले भी कहता हुआ आया हूं कि 10-12 मिनट में 1-2 घंटे की चीजें नहीं समझी जा सकती, बट हाँ जहां पे भी मुझे लगेगा आपको ब्रीफली कुछ चीज अंडरस्टैंड करवानी है मैं वो बिल्कुल कराऊंगा। अब आप सभी लोगों को पता है कि जो कतर के एमिर हैं शेख अल थनी, वो 2 दिन की यात्रा पे थे हमारे प्यारे भारत में, और उस टाइम पे आपको भी पता है कि इंडिया और कतर के रिलेशनशिप हमेशा से अच्छे रहे हैं। बीच में 1 और 2 मेजर इरिटेंट्स हैं, उनकी मैं ब्रीफली बात करूंगा। उसकी वजह से हमारे रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं, उनको अगर छोड़ दिया जाए तो। और अब इस मीटिंग में हुआ क्या, जब ये आए हमारी विजिट के ऊपर, तो जो हमारी नॉर्मल पार्टनरशिप थी एक, उसको हमने एलिवेट कर दिया, उसका दर्जा बढ़ा दिया, अब एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो चुकी है। यानी कि अब हम कुछ ऐसे मुद्दों पे बात करेंगे जिसमें हम स्ट्रेटेजिकली अलाइंड होंगे। अब चाहे से वो सिक्योरिटी हो, टेक्नोलॉजी हो, एनर्जी हो, या फिर पीपल टू पीपल कनेक्टाइज हो, जिसके बारे में मैं हमेशा से बात करता हुआ आया हूं। और ऐसा ही स्टेटमेंट हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी दिया, राइट, कि किस तरीके से हमारे रिश्ते और मजबूत होते जा रहे हैं आपस में। और दोनों साइड्स ने काफी ज्यादा खुशी व्यक्त की जब उन्होंने डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट को साइन किया। यानी कि एक ऐसा एग्रीमेंट जहां पे अगर एक इंडिविजुअल, यानी कि मैं इंडियन सिटीजन हूं और मैं कतर में रहता हूं, तो मुझे 2 जगह टैक्स देने की जरूरत नहीं है, इसलिए ऐसे एग्रीमेंट साइन किए जाते हैं। और साथ साथ में यह भी नेगोशिएशन हुए कि कैसे हम जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सकें। ये सारी चीजें हमें देखने को मिली और ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का था। बट अगर मैं कतर की इंपॉर्टेंस बताऊं तो कतर के जो एमिर हैं वो पहले 2015 में आए थे और लगभग अब डिकेड हो चुका है जब उनकी विजिट रही है। और साथ साथ में इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनको रिसीव करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब गए एयरपोर्ट पे, जो कि एक बहुत बड़ा प्रोटोकॉल होता है, उसको ब्रेक किया उन्होंने। तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि हम कतर को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एस जयशंकर साहब लगभग भी नहीं, इन 9 महीने के अंदर 3 बार वो कतर को विजिट कर चुके हैं। तो ये स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस हम कतर को देते हुए नजर आते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने से पहले हुआ ये कि जो कतर के एमिर हैं उनको हमने सेरेमनियल गार्ड ऑफ ऑनर दिया, जो कि राष्ट्रपति भवन में हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम के द्वारा दिया गया, राइट। इससे यह रिफ्लेक्ट होता है कि कतर की कितनी इंपॉर्टेंस है हमारे लिए और कैसे कतर और इंडिया के रिश्ते आगे बढ़ रहे हैं। बट जैसा मैंने आपको कहा कि कैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है व्हेन इट कम्स टू सॉल्विंग मिडिल ईस्ट क्राइसिस, और इंडिया उसमें कैसे रोल निभा सकता है। और कहीं ना कहीं जो इंडिया और कतर के रिलेशनशिप हैं वो इंडिया के लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे, राइट। और दूसरा, इंडिया गल्फ नेशंस के लिए और गल्फ के लिए क्यों मैटर करता है, उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है फ्लैट 55% ऑफ ऑन ऑल द कोर्सेज, राइट। अगर आप यूपीएससी 2026 की तैयारी कर रहे हैं, 2027 की तैयारी कर रहे हैं, तो सारे कोर्सेज पे आपको फ्लैट 55% ऑफ मिलेगा। आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है, दैट इज यूवी, पाजी वाला यूवी, एंड उन्होंने मार दी 50, राइट। ये सारी चीजें मैं बात कर चुका हूं। जैसे कि मैंने आपको बोला, प्रारंभ 2026 आरंभ, किसी भी आप एक बैच में एनरोल करते हैं और आप मेरा कोड यूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और ये सारे बैचेस एक बैच में एक्सेस, अगर आपको एक बैच आप खरीदते हैं तो आपको बाकी सारे बैचेस का एक्सेस मिला जाएगा। ऐसे ही अगर आप सीसेट से डरते हैं, आपको डर लगता है, आप अंडर कॉन्फिडेंट हैं, तो मधुकर सर ने पर्सनलाइज किया है, डिजाइन बाय मधुकर कोटवे, ये आप 2999 में खरीद सकते हैं। अब थोड़ा सा एक बार के लिए लोकेशन के बारे में बात करते हैं। कभी भी जियोपॉलिटिक्स की बात की जाए तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि ऐसे रिलेशनशिप जो कि ज्योग्राफी से डिजाइन हो रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि लोकेशंस क्या है। अब आपको पता है कि ये है हमारा प्यारा भारत,
राइट। अब ये रीजन जो है लगभग है मिडल ईस्ट, और यहां पे ये है गल्फ नेशन, जैसे बहरीन हो, कतर हो, यूएई हो, ओमान हो। अब इन्हें गल्फ नेशंस क्यों कहा जा रहा है? इन्हें गल्फ नेशन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहां पे है पर्शियन गल्फ। तो जो पर्शियन गल्फ से बॉर्डर करते हैं उन नेशंस को हम क्या कह रहे हैं? उन नेशंस को हम गल्फ नेशंस कह रहे हैं। और इनकी एक गल्फ कॉपरेशन काउंसिल भी है। और ये जो पर्शियन गल्फ है ये सेपरेट करती है अरेबियन पेनिनसुला और ईरान को, राइट। इतनी सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। और जो मिडिल ईस्ट में क्राइसिस चल रहा है वो मैं आपको लगभग बता चुका हूं, एक बार के लिए मैं आपको और बता देता हूं, राइट। अब जैसे देखिए, यहां पे पैलेस्टीन टेरिटरीज हैं जो कि गाजा और वेस्ट बैंक है, राइट। यहां पे पैलेस्टीन रहते हैं और गाजा में ही रहता है हमास, और हमास ने अटैक किया था इजराइल के ऊपर अक्टूबर 7 को, तो वहां से वो रिलेशन है। अभी सीजफायर चल रखा है। सीरिया में थी बशर अल असद की सरकार, वो गिर चुकी है। और जो रशिया सपोर्ट करता था सीरिया को, अब रशिया की जो पावर है वो भी धीरे धीरे इस रीजन में कम हो रही है, राइट। और ईरान, जिसका एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, जिसमें हमास या हेजबुल्ला जैसे मिलिटेंट ग्रुप्स हैं और साथ साथ में कुछ पॉलिटिकल एंटिटीज हैं जो कि हमेशा से इजराइल और यूएस के इन्फ्लुएंस को काउंटर करती हुई नजर आती हैं। तो जिस तरीके से अब ईरान की डिफेंस कैपेबिलिटीज कम हो रही है, हमास और हेजबुल्ला को लगभग खत्म कर दिया जा चुका है, और हाउदीज जो है वो यहां लोकेटेड है, तो उनकी प्रेजेंस उतनी इंपॉर्टेंट नहीं हो पाती। ईरान हाउदीज को भी यूज करता हुआ नजर आता है। बट ये सब कुछ होने के बावजूद कतर कैसे इंपॉर्टेंट नेशंस प्ले कर रहे हैं। अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, जो ये गल्फ जो नेशंस हैं, जो पर्शियन गल्फ के अराउंड जो नेशंस हैं, बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान, यूएई, ये सारे जो नेशंस हैं ये मेजर ऑयल और गैस रिच नेशंस हैं, राइट। तो इनकी जो इकोनॉमी है वो मोस्टली आपकी गैस और ऑयल पे डिपेंड करती है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, है ना। यहां तक आपको ये चीजें क्लियर हुई। अब आगे चलते हैं। तो मिडिल ईस्ट की इंस्टेबिलिटी के बारे में जैसे मैंने आपको बात करी, मोटा मोटा मैं आपको सब कुछ बता चुका हूं। जैसे कि हमास और इजराइल वॉर चल रही है, उसने पूरी की पूरी पावर डायनेमिक्स को चेंज कर दिया है। जैसा मैंने आपको बताया कि जहां पे पहले ईरान का कंट्रोल था, ईरान का दबदबा कम होता जा रहा है। सीरिया में बशर अल असद सरकार गिर चुकी है। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। हमास और हिजबुल्लाह कमजोर हो चुके हैं, और जो ईरान की प्रेजेंस थी, एक रीजन था शिया क्रीसेंट रीजन, उसमें उसका इन्फ्लुएंस भी धीरे धीरे कम हो रहा है और वो अपने आप को नीचे खींच रहा है। अब ये शिया क्रीसेंट क्या है? शिया क्रीसेंट एक जियोपॉलिटिकल टर्म है जो कि हम मिडिल ईस्ट रीजन के लिए यूज करते हैं, स्पेशली उन कंट्रीज के लिए जहां पे शिया मेजोरिटी की पॉपुलेशन है या फिर शिया ग्रुप्स का इन्फ्लुएंस है। जैसे कि आपके ईरान हो गए, लेबनान हो गया, सीरिया हो गया, यमन हो गया, ये सारे रीजन जो हैं शिया क्रिसेंट में आते हैं। और इसकी जो ईरान की जो प्रेजेंस है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, और इसी वजह से इजराइल ने अपनी टेरिटरीज को एक्सपेंड किया है लेबनान और सीरिया में। अब इजराइल अलाई है यूएसए का, और सीरिया के अंदर बशर अल असद की सरकार गिर चुकी है, रशिया को जिसका सपोर्ट था। तो ऑब्वियस ही बात है, जब बशर अल असद की सरकार ही गिर गई तो रशिया सपोर्ट किसको करेगा? और इजराइल धीरे धीरे अपनी बाउंड्रीज यानी कि टेरिटरीज बढ़ाता जा रहा है, जिसका एलाई यूएस है, राइट। तो यूएस भी जो एक तरीके से इजराइल के साथ मिलकर रशिया का कंट्रोल धीरे धीरे खत्म कर रहा है। अब जब सीरिया की सरकार गिर चुकी है तो जो रशिया का स्ट्रेटेजिक इंफ्लुएंस था या मिलिट्री बेसिस थे सीरिया में, वो भी लॉस्ट हो चुके हैं, राइट। क्योंकि अगर रशिया सीरिया में बशर अल असद की सरकार को सपोर्ट कर रहा है, तो अगर उसकी सरकार ही गिर जाएगी तो रशिया का जो एक पावर इन्फ्लुएंस है वो भी धीरे धीरे गिर जाएगा। ये सारी मिडिल ईस्ट की इंस्टेबिलिटी हमें दिख रही है। अब इसमें कतर कैसे रोल प्ले कर रहा है, और अगर कतर के साथ हमारे रिश्ते होंगे तो वो कैसे फायदेमंद होंगे, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो अब कतर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो जाता है इस वजह से। अब देखिए, ध्यान रखिएगा, एक तो यहां पे जो यूनाइटेड स्टेट्स और तुर्किश के आपको मिलिट्री बेसेस मिलेंगे। तो यानी कि अगर किसी नेशन में किसी दूसरे नेशन के मिलिट्री बेसेस हैं, तो मतलब कि इन दोनों के टाइज बहुत अच्छे हैं। तो मतलब यूएस के कतर के साथ अच्छे हो गए, तुर्किश के भी कतर के साथ अच्छे हो गए, यानी कि राइट। तो अब इसकी वजह से, और साथ साथ में आप ध्यान रखिएगा, इन्होंने तालिबान और हमास के लिए भी रेफ्यूजी प्रोवाइड किए हैं। यह बहुत बड़ा डायनेमिक्स का फैक्टर है जो आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि यूएस और तुर्किश मिलिट्री बेसेस यहां होने वजह से कतर का कॉन्फिडेंस यहां आ जाता है। कतर और इन दोनों नेशंस के बीच में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, यूएस हो तुर्किश हो। और कभी कभी इन्होंने क्या किया है, प्रोवाइड किए हैं हम तालिबान के साथ में और हमास को भी। तो अब तालिबान को कर दिए तो अफगानिस्तान सरकार भी कॉन्फिडेंस में आ गई। और अभी पता है कि अफगानिस्तान में इस्लामिक इन्फ्लुएंस धीरे धीरे कम हुआ है और तालिबान की सरकार ने उसको रिप्लेस किया है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे बड़ी अनयूजुअल फॉरेन पॉलिसी कतर की यह है कि जिस तरीके से इनका मीडिएशन रहा है जो भी कॉन्फ्लिक्ट इन रीजन में चल रहे हैं। अब देखिए, यूएस तालिबान के नेगोशिएशन हो, उनमें इनका रोल था। पैलेस्टीनियन जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनको
उनके डिस्कशन में इनका रोल था। रशिया यूक्रेन के अंदर जो चाइल्ड एक्सचेंज हुआ उसके अंदर इनका रोल था। फिर इंडिया तालिबान नेगोशिएशन हो, इनका रोल था। और कतर ने तो हमास इजराइल सीज फायर जो हुआ है उसके अंदर भी इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है, राइट। और इसी वजह से क्योंकि अब देखिए, जो यहाँ की रीजनल पावर्स हैं उनके साथ में भी इनके अच्छे रिश्ते हैं, जो वेस्टर्न पावर्स हैं उनके साथ में भी इनके अच्छे रिश्ते हैं, और जो इजराइल है उसके साथ में भी इनके अच्छे रिश्ते हैं। तो ऐसा बहुत कम पाया गया है कि अरेबियन पेनिनसुला में कोई ऐसा नेशन हो जिसके सबके साथ अच्छे रिश्ते हों। हालांकि कुछ मेजर इरिटेंट्स थे, लेकिन अब जिस तरीके से डायनेमिक्स चेंज हुई है उसकी वजह से कतर की इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ चुकी है इस रीजन के अंदर। यह चीज आपको समझनी पड़ेगी। और अभी इंडिया के जिस हिसाब से कतर के साथ रिलेशन अच्छे हुए हैं, जैसे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो गया, और उन्होंने बोला जो हमारी बायलैटरल ट्रेड 14 बिलियन डॉलर्स की थी उसको हम आने वाले 5 सालों में 28 बिलियन डॉलर कर देंगे। और जिस तरीके से कतर ने प्रॉमिस किया है कि हम आने वाले टाइम पे 10 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट इंडिया में करते हुए नजर आएंगे। तो अब सबसे बात है कि कतर को इंडिया से क्या फायदा। अब जैसे मैंने आपको बताया कि कतर और जो गल्फ नेशंस हैं वो ऑयल और गैस रिच डिपेंडेंट नेशंस हैं, वहां से उनकी इकोनॉमी ड्राइव होती है। और अगर उनको आने वाले टाइम पे अपनी इकोनॉमी को और थ्राइव करना है, इकोनॉमी को और मजबूत करना है, तो उन्हें ऐसे मार्केट्स ढूंढने पड़ेंगे जहां पे वो ऑयल और गैस को सप्लाई कर सके। और आने वाले टाइम पे इंडिया जो है वो सबसे बड़ा मार्केट उभरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अभी तो एज प्रेजेंट जो हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी है इट इज वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट, बट आईएमएफ ने प्रेडिक्ट किया है कि 2027 तक हम जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ पे जो पॉपुलेशन है, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो भी ज्यादा है, वो हमें प्रोवाइड करता है लेबर पावर हाउस, और साथ साथ में एक मिलिट्री पावर भी बन के उभर आ रहे हैं। और इसी लेबर पावर हाउस ये जो लोग हैं यही जा रहे हैं गल्फ नेशंस में। अगर मैं आज मॉडर्न गल्फ नेशंस की स्ट्रेंथ की बात करूं, या फिर किस तरीके से जो गल्फ नेशंस हैं वो इकोनॉमी वाइज या बाकी सेक्टर वाइज में उभर रहे हैं, अपने आप की इकोनॉमी वहां पे थ्राइव कर रही है, तो उसमें सबसे बड़ा रीजन है हमारा लेबर। ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड जो कतर है वो वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्री है और एनर्जी सप्लायर भी है। कैसे? क्योंकि ये जो है हमको ऑयल और गैस प्रोवाइड करते हैं, और इन्होंने अपना नीश खुद बना रखा है। मेजोरिटी कंट्रीज क्या करती हैं, ऑयल सप्लाई करती हैं। ये हमें अराउंड, अगर मैं बताऊं आपको, तो ये आपको 45% लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम पे धीरे धीरे हम क्या है, ऑयल से धीरे धीरे मूव करना चाहते हैं, कोल से धीरे धीरे मूव करना चाहते हैं, तो वहां पे ये बात आती है। और जो हमारी अभी अराउंड 14-15 बिलियन जो ट्रेड चल भी रही है उसमें हाफ ऑफ द परसेंटेज जो है वो सिर्फ एलएनजी नीड्स का ही रहता है। और दूसरी, जो लोग हमारे यहां से वहां जाके सेटल होते हैं, वहां जाके काम करते हैं, उनसे सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस हमें मिलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और इस चीज को एप्रिशिएट भी किया गया है कि जो मॉडर्न कतर है वो बिल्ड जो हुआ है हमारी बैक पे हुआ है इंडियन लेबर की, ठीक है। और जब जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज हुआ तो उन्होंने ये कहा कि जो कतरी लीडरशिप है वो ये एक्सप्रेस करती है कि हम एप्रिशिएट करते हैं जो इंडियन लेबर फोर्स हमारे यहाँ पे काम कर रही है, जिस तरीके से उनका रोल रहा है या फिर जिस तरीके से उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है। और जो इंडियन सिटीजन्स है कतर में उनको हाईली रेस्पेक्टफुल भी माना जाता है, और जिस तरीके से वो लो प्रोफाइल रखते हैं, पीसफुली वहां काम करते हैं, वो उस चीज की भी तारीफ इन्होंने की है। और इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने भी साफ साफ ये कहा कि जिस तरीके से आप हमारे लोगों को अप्रिशिएट कर रहे हो, आपने उनकी वेलबींग का ध्यान रखा है, आपने उनका वेलफेयर का ध्यान रखा है, हम उसके लिए आप उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हैं। ये सारी चीजें वहां से निकल के आती हैं। अब देखिए, जब कतर का इतना बड़ा रोल है यहां पे, ठीक है, कतर का इतना बड़ा रोल है पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट रीजन के अंदर, और इंडिया अपने टाइज अच्छे एस्टेब्लिश करता है, तो एक तो ऑयल और गैस की जो नीड्स हैं वो फुलफिल हो जाएंगी। मिडिल ईस्ट में अगर जितनी कम इंस्टेबिलिटी होगी, जितना कम कंफ्लिक्ट होगा, उतना जो हमारी एनर्जी नीड्स हैं, उतना जो हमारी ट्रेड है, उतने जो हमारे लोग वहां जा रहे हैं वो अच्छे से जा पाएंगे। तो इसलिए हम दोनों के रिलेशनशिप होना अच्छी बात है। और कतर जिस तरीके से अब इस्लामिक इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, उसमें अपनी जो पावर होल्ड करता है वो कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट को शांत कर सकता है, और उसमें इंडिया एक मेजर रोल प्ले कर सकता है जब उसके अच्छे रिश्ते होंगे। कतर के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं, हमारे सऊदी अरेबिया के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया कि 5 साल के लिए हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की पॉसिबिलिटीज को भी सॉल्व कर रहे हैं, 28 बिलियन डॉलर हम आने वाले टाइम पे करेंगे, और ये लॉजिकल है जिस तरीके से हमारे रिश्ते रहे हैं सऊदी अरेबिया और यूएई के पास में भी। बट इंडिया का मार्केट क्यों मैटर करता है? पहली एक चीज मैंने आपको बता दी
कि हम आने वाले टाइम पे, अभी आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो आने वाले टाइम पे हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे। फिर उसके बाद में हमारे पास में जो लेबर फोर्स है उसका यूटिलाइजेशन किया जा सकता है इन गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल या फिर गल्फ कोऑपरेशन या फिर गल्फ नेशंस के द्वारा। तीसरा, इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है इन कतर और गल्फ नेशंस के लिए व्हेन इट कम्स टू ऑयल एंड गैस एक्सपोर्ट। और सबसे बड़ी बात है, जो कतर का टोटल रेवेन्यू है उसका 70% तो सिर्फ ऑयल और गैस से आ रहा है, तो यह चीज मैं आपको बता चुका हूं। और उनके पास में 3rd लार्जेस्ट रिजर्व है गैस के इन द वर्ल्ड, और उसके लिए इंडियन मार्केट बहुत क्रूशियल है, क्योंकि इंडियन मार्केट अब शिफ्ट हो रहा है जहां पे हम गैस से बनी हुई चीजें यानी कि गैस को एक्सप्लोर कर सके और गैस से बनी हुई जो हमारी एनर्जी डिमांड्स है उसको फुलफिल किया जा सके। और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने यह भी कहा है कि जिस तरीके से इंडिया में एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है, आने वाले टाइम पे वो यूरोपियन यूनियन को भी पछाड़ देंगे और बन जाएंगे वर्ल्ड के 3rd लार्जेस्ट बिगेस्ट एनर्जी कंज्यूमर। अब हमारी इकोनॉमी भी 3rd लार्जेस्ट बन जाएगी, फिर उसके बाद में हम 3rd लार्जेस्ट बिगेस्ट एनर्जी कंज्यूमर भी बन जाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है इंडियन मार्केट को बहुत इंपॉर्टेंट बनाती हैं, और इसलिए हम गल्फ नेशन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे से वो ऑयल और गैस का एक्सपोर्ट करना हो, चाहे से वो इंडियन लेबर का यूटिलाइज करना हो, चाहे से जैसे इंडिया का राइज हो रहा हो इकोनॉमिकली, या फिर उस इकोनॉमिकली राइज होने के पीछे जो भी डिमांड्स होंगी उन डिमांड्स को मोस्टली इन नेशंस के द्वारा फुलफिल किया जाना हो रहा। और कैसे कतर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मिडिल ईस्ट वाले रीजन में, जिसमें कि अगर हमारे अच्छे रिश्ते होते हैं तो हम मीडिएट कर पाएंगे और हम भी एक अपना जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस है उसको इंक्रीज कर पाएंगे। जितने भी रीजन्स में अगर हमारे एलाइज होंगे या फिर हमारे लोग उस रीजन में जितने भी नेशंस हैं उसके साथ में मैक्सिमम नेशंस के साथ में हमारा अच्छा रिश्ता होगा, तो हमारा इन्फ्लुएंस का दायरा भी बढ़ेगा। और वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर एक नेशन को, अगर वो इस पूरे जियोपॉलिटिकल ऑर्डर में अपने आप को क्या सुपर पावर या फिर लीडिंग ग्लोबल पावर या फिर लीडिंग पावर बनना चाहता है एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर, राइट। तो ये पूरा लेक्चर था। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ प्लीज कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट करने से मेरी और मेरी टीम को बहुत मोटिवेशन मिलता है। सो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी प्रीशियस टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, शबा खैर। एंड हाँ, कल इंडिया पाकिस्तान का मैच है, जरूर देखिएगा।